Hello champions! Welcome to Karada. This is Ashish and we are solving multiple choice questions from force and laws of motion. Okay. So अभी तक हमने क्या किया है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स देखी, थ्योरी देखी और क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करवाया मैंने लास्ट लेक्चर में आपको, और मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. ओके, स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन रीड करता हूँ और आपको ऑप्शंस देता हूँ, तो आप क्या करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो और अपना आंसर वहाँ पे लिखो, कमेंट में लिखो, ठीक है. और फिर जब मैं आंसर बताता हूँ आप अपने आंसर्स चेक करो कि आपका आंसर करेक्ट हुआ या रॉन्ग हुआ. ओके चैंपियंस, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, जल्दी से आंसर लिखो अपना जब तक मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं. केजी मीटर सेकेंड, बी ऑप्शन है मीटर सेकेंड पर केजी, सी ऑप्शन है केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, एंड डी ऑप्शन है केजी पर मीटर सेकेंड. जल्दी से बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. केजी मीटर पर सेकेंड ही तो होता है मोमेंटम का. यहाँ पे सॉल्व करके देख लो अगर आपको नहीं बन रहा है तो. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी. मास की यूनिट क्या होती है केजी, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड बोलो या मीटर सेकेंड इनवर्स बोलो, बोथ आर सेम थिंग. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको. तो क्या मिल गया बच्चों, मोमेंटम का, मोमेंटम की यूनिट मिल गई केजी मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर पर सेकेंड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. What is saying question number 2? The question number 2 is what is the numerical formula for force? जल्दी से बताओ फोर्स का न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या है. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों. F is equal to m upon a c. F is equal to m a square and d. F is equal to a square m. और फर्स्ट वाला क्या है एम ए. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना. फोर्स का फॉर्मूला क्या मिलता है हमको, एम इंटू ए मिलता है ना. इतने न्यूमेरिकल सॉल्व के बच्चों इतना तो लर्न हो गया होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन व्हिच फॉल्स बिहाइंड हिम. इट मींस दैट मोशन ऑफ द ट्रेन इज. जल्दी से बताओ. बोल रहा है कि एक पैसेंजर है, वो क्या कर रहा है, ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, और टॉस करता है कॉइन को. तो जो कॉइन है वो उसके पीछे जाके गिरता है. तो आपको बताना है कि क्यों ऐसा क्यों होता है, पीछे क्यों गिरता है. उसका मतलब क्या है, दैट मोशन ऑफ द ट्रेन इज, ट्रेन की मोशन कैसी है. तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट एक्सेलरेटेड, दूसरा सेकंड है यूनिफॉर्म, थर्ड है रिटार्डेड. क्या क्या ऑप्शन दे देते हैं सर, है ना. रिटार्डेड हो सकता है क्या ट्रेन में कभी, अलोंग हो सकता है ना, जब वो ब्रेक अप्लाई करेगी ट्रेन तो क्यों नहीं हो सकता है. अलोंग सर्कुलर ट्रैक्स, अलोंग सर्कुलर ट्रैक्स. क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए इज करेक्ट. एक्सलरेटेड होगा, है ना. कैसी होगी, एक्सलरेशन नहीं, सॉरी एक्सलरेटेड. तो ट्रेन का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, एक्सलरेटेड होगा. अब कॉइन पीछे क्यों गिरा बच्चों, क्योंकि जैसे ही हम कॉइन हमारा पहले क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, और हमारी ट्रेन तो चल रही है ना. तो ट्रेन क्या है मोशन में और कॉइन क्या है रेस्ट पोजीशन में. कॉइन को आप जैसे ही क्या करते हो, टॉस करते हो, तो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है. ट्रेन क्या हो रही है, आगे की तरफ जा रही है, वो ऊपर की तरफ गया, ये आगे की तरफ गई. तो क्या होगा, कॉइन ऊपर की तरफ गया, ट्रेन आगे ऊपर आया, फिर नीचे आ रहा है, तो नीचे क्या होगा, बैक साइड में गिरेगा ना. ट्रेन थोड़ी ना रुक गई है बच्चों, ट्रेन क्या है मोशन में, और कॉइन क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण क्या हुआ, रेस्ट में रह गया. ठीक है. ट्रेन के साथ साथ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं ना. अगर ट्रेन के साथ साथ आगे मूव करते, कॉइन पता चल टॉस करते हैं हम और ट्रेन इधर जा रही, तो कॉइन भी इधर जा रहा है, तब वो क्या करता है, सामने गिरती. पर वो कॉइन तो क्या हो रहा है, सीधा सीधा ऊपर जा रहा है और सीधा सीधा नीचे आ रहा है, ट्रेन पर आगे जा रही है ना.
तो ऑब्वियसली बात है वो कहाँ गिरेगा, पीछे गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? जल्दी बताओ, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? ऑप्शन बी इज केजी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन ए है ना बच्चों, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला देखा, F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए फॉर्मूला होता है फोर्स का, तो एम की यूनिट क्या होती है, केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको मिल गया ना केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट। क्लियर है कि नहीं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड, जल्दी बताओ, न्यूटन की फर्स्ट लॉ को हम और क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन ए करेक्ट है, फिर भी मैं ऑप्शंस दे देता हूं आपको। लॉ ऑफ मोमेंटम है ना, थर्ड है लॉ ऑफ एक्शन एंड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये तो हो ही नहीं सकता ना बच्चों, एक्शन एंड रिएक्शन कौन सा लॉ होता है, थर्ड लॉ होता है, एंड नन ऑफ द अबव, एनओटी है ना। किसी बच्चों को अगर नहीं पता रहता ऑप्शन तो वो क्या करते हैं, एनओटी टिक करते हैं, उनके लिए एनओटी जैसे भगवान का वरदान है ना। तो फर्स्ट लॉ को हम और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 6, द इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। अब ये आपको बताना है कि इनर्शिया ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जो है वो किस पे डिपेंड करता है। मूविंग ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेकेंड है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, थर्ड है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और फोर्थ है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो m क्या है, मास है, तो I जो है इनर्शिया है वो डायरेक्टली क्या किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो मोमेंटम जो है, इनर्शिया जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मास पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जल्दी बताओ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस पे डिपेंड करते हैं, रॉकेट किस पे वर्क करते हैं? फर्स्ट है मास, सेकेंड एनर्जी, एंड थर्ड है मोमेंटम, एंड फोर्थ है वेलोसिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी पे, चारों में से किस पे डिपेंड करता है? जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करता है बच्चों, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने आपको पढ़ाया था ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी विच मेक्स इट्स easier to accelerate a small car than a large car is measured in the unit of, एक क्या बोल रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी बतानी है किसकी, एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, which makes it easier to accelerate a small car than a large car is measured in the unit of। तो हमको क्या करना है, जो स्मॉल कार है और जो लार्ज कार है, तो दोनों में से हमको बताना है कि किसका जो फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब किसका इनर्शिया ज्यादा होगा। तो इसी कौन सी क्वांटिटी है, अभी मैंने बताया इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे।
तो यहाँ पे मास की यूनिट क्या होगी, केजी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन है आपका केजी मीटर पर सेकेंड, और फोर्थ ऑप्शन है क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिस पर डिपेंड करेगा, कार है और कार बी की स्पीड या इनर्शिया, तो वो केजी, उसके मास पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, a father has mass 60 kg and the mass of his son is 30 kg. The ratio of the inertia of the father to his child is, option A is 1:1, option B is 1:2, option C is 2:1 and option D is 1:3। ठीक है, तो हमको बताना है क्या, इनर्शिया ऑफ फादर रेज टू इनर्शिया ऑफ सन, ये बताना है। तो कैसे डिपेंड करेगा, मास ऑफ फादर एंड मास ऑफ सन, है ना। इनर्शिया का जो इनर्शिया जो अभी हमने देखा किस पे डिपेंड करता है, मास पे। तो दोनों का अगर हमको मास पता है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ फादर कितना है, 30 kg, सॉरी 60 kg, और मास ऑफ सन कितना है, 30 kg। तो kg kg विल बी कैंसल आउट, 31 जा 32 जा, तो आपका जो रेशियो होगा वो क्या मिला, 2:1। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों। तो आपको सबसे पहले ये रिलेशन पता होना चाहिए कि इनर्शिया जो है किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। किसी को बताना मत ये सारी चीजें, कि अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, सबको बता दोगे तो कैसे चलेगा, है कि नहीं। क्या सर, कैसे बोल रहे हो सर, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, बताओ बताओ, सबके साथ ज्ञान बांटो तभी आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर, ठीक है, कैन ब्रेक टू स्टॉप within a distance of 20 meter if the car is going twice as fast, that is 120 km per hour, the stopping distance will be। तो वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए इज 20 मीटर, ऑप्शन बी इज 40 मीटर, ऑप्शन सी इज 60 मीटर एंड ऑप्शन डी इज 80 मीटर। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप सॉल्व कीजिए। वो क्या बोल रहे हैं कि एक ऑटोमोबाइल है जो क्या कर रहा है, ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से जो चल रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, ब्रेक अप्लाई करेगा। तो ब्रेक अप्लाई करेगा तो कैन ब्रेक टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो 20 मीटर ट्रेवल करने के बाद वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। देन क्या बोल रहा है, द कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट, मतलब वो अपनी स्पीड क्या कर दी, उसने दुगुनी कर दी, ट्वाइस कर दी, मतलब 120 किलोमीटर पर आवर से अगर स्पीड से चलेगा तब वो ब्रेक अप्लाई करेगा, तब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये बोल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला होता है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। अब चूंकि वो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, तो -2as हो जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पे क्या करो, 2as को इधर ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, और u स्क्वायर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, -v स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया हमने, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, s जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर पे, मतलब वेलोसिटी के स्क्वायर पे क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना। अगर आप इसको देखो तो आपको क्या मिल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि s1/s2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। इस रिलेशन से हमको क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इनिशियल डिस्टेंस कितना था उसका, 20 मीटर। सेकेंड डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड वेलोसिटी उसकी 120 किलोमीटर पर आवर, दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600,
और 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 0 0 0 0 विल बी कैंसल आउट, 12 3 जा 12 12 जा 1 जा 4 जा, तो हमको कितना मिल गया 20 अपॉन S2 इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा S2 इज इक्वल टू मिल जाएगा 20 इंटू 4 दैट इज 80 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऐसा हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रिलेशन थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमको क्या होगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्लियर है बच्चों, नई चीजें आपके लिए तो आप नोट कर सकते हैं, टेक योर टाइम। जब भी कोई नई चीज पढ़ो तो आप उसको जरूर नोट करो, ताकि आपके जो नोट्स है वो रेडी हो जाए और कंपटीशन एग्जाम्स के समय आपको प्रिपरेशन करने में हेल्पफुल हो। ठीक है, मैं तो बोलूंगा कि आप ईच एंड एवरीथिंग क्या करें, नोट करें और कॉपी में नोट्स बनाते जाएं, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों हमारे लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। होप आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11? Which of the following statement is not correct for an object moving along a straight path in an accelerated motion? First option is speed. Its speed keep changing. ठीक है, ऑप्शन बी इज its velocity keep changing. Velocity keep changing, always changes, सॉरी क्या लिखा हुआ है, velocity always changes, मतलब वही है दोनों का। थर्ड, always goes away from the earth. It always goes away from the earth, है ना, earth. Option D is a force is always acting on it. A force is always acting on it. अब ये मैंने ऑप्शन तो आपको बता दी बच्चों, आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन चारों ऑप्शन में से हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। फॉर क्वेश्चन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सेलरेटेड मोशन, एक ऑब्जेक्ट है जो अलोंग द स्ट्रेट पाथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन अ एक्सेलरेटेड मोशन। तो हमको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से उसके लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, तो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, तो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है और वो भी क्या बोल दिया है, एक्सेलरेटेड है। तो एक्सेलरेटेड है मतलब वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। करेक्ट नहीं है वो, उसमें ऑप्शन नहीं आएगा, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा हट गया। वेलोसिटी चेंज होगी तो स्पीड भी तो चेंज होगी, वेलोसिटी और स्पीड दोनों तो है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं हम, अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। कोई अगर ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली उस पर फोर्स अप्लाई होगा तभी तो वो मूविंग में है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी, ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ। तो अगर आप स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हो, बाइक चलाते हो, आप अर्थ से दूर होते चले जाते हो क्या, नहीं ना। तो इसीलिए ये ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. An object of mass 2 kg is sliding with a constant velocity of 4 meter per second. इसके लिए ऑप्शन लिख देता हूँ पहले मैं। ऑप्शन ए इज 32 न्यूटन, ऑप्शन बी इज 0 न्यूटन, ऑप्शन सी इज 2 न्यूटन, ऑप्शन डी इज 8 न्यूटन। ठीक है, 32 न्यूटन, 0 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। ठीक है, अब ऑप्शन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज स्लाइडिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। द फोर्स अक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। वो क्या बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइडिंग कर रहा है कितना,
4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्लाइड कर रहा है। अगर हमको सेम स्पीड से उसको क्या करना है, स्लाइड करवाना है, तब हमको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? अगर वेलोसिटी आपकी सेम हो जाए, वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो गया मतलब फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब हमको ऑब्वियस सी बात बच्चों, कोई अगर स्लाइडर पे क्या कर रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है, तो अगर वो कंटिन्यूसली स्लाइड करना चाहता है तो हम उस पर क्या फोर्स अप्लाई करेंगे क्या? नहीं, हम उसको एक बार छोड़ देंगे तो वो कंटिन्यूसली स्लाइड करता चला जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 0 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट मैथमेटिकली भी हमने प्रूफ कर दिया और थ्योरेटिकली भी हमने प्रूफ कर दिया कि कितना होगा, 0 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा। थर्ड क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, if A and B are two objects with masses 8 kg and 32 kg respectively, then A का मास कितना है, A का मास है 8 kg और B का मास है 32 kg। इसके लिए आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। A has more inertia than B, A has more inertia than B. Option B is B has more inertia, B has more inertia than A। ठीक है, ऑप्शन C is A and B have the same inertia। ठीक है, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। अभी मैं आपको बता चुका हूं, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, कि मैं बताया था कि इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। तो अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। तो किसका मास ज्यादा है, बी का मास ज्यादा है, तो इसका मतलब बी हैज मोर इनर्शिया देन ए। Therefore option B is correct। Okay champions, मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आना चाहिए, पढ़ाई करने में मजा जरूर आना चाहिए, और खास करके फिजिक्स पढ़ने में। फिजिक्स को आप बच्चों डेली लाइफ से अगर आप कनेक्ट कर दे तो आपके लिए फिजिक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, सॉरी 0 हो जाए बोल रहा हूँ फिजिक्स जो हो जाए तो वो क्या हो जाए, एकदम बहुत ही अच्छा हो जाए आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन जो है ऑलवेज एक्ट इन द सेम बॉडी, ठीक है, ऑलवेज एक्ट इन डिफरेंट बॉडीज। ऑप्शन सी इज हैव same magnitude and directions, have same magnitude and direction। Option D, act on either body at normal to each other, act on either body at normal to each other, ठीक है। तो जो एवरी एक्शन एंड रिएक्शन जो लॉ है हमारा, थर्ड लॉ है, वो क्या बोल रहा है कि 4 ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग हमको बताना है कि चारों में से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है उसके लिए। तो एवरी एक्शन एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जो है वो सेम बॉडी पे अप्लाई होता है क्या? मैंने अपने आप को मारा तो मेरा बॉडी क्या मुझे क्या करेगी, रिएक्शन अप्लाई करेगी क्या? नो, सेम बॉडी पे कभी होता ही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन इज रॉन्ग, नॉट फॉर अस। ऑप्शन सी देखते हैं, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन सेम होता है क्या बच्चों? नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बोलते हैं हम। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मतलब क्या होता है? डायरेक्शन में ऑपोजिट होता है, ठीक है।
फोर्थ ऑप्शन क्या है, एक्ट एन इधर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। तो एक बॉडी है उस पर क्या कर रहा है, नॉर्मली अप्लाई करता है, नहीं नॉर्मली भी अप्लाई नहीं करता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलरली, है ना, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलरली, तो वो भी अप्लाई नहीं होता है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो डिफरेंट बॉडीज के लिए हम क्या करते हैं, एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। Question number 15 and last question for you. A body of mass 20 kg moves with an acceleration of 2 meter per second square. Acceleration mass दिया हुआ है 20 kg, acceleration दिया हुआ है 2 meter per second square, है ना। और पूछ रहा है the rate of change of momentum in SI unit is option A 40, option B 10, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 1, है ना। मास दिया हुआ, एक्सेलरेशन दिया, आपको क्या पूछा है, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, फोर्स के इक्वल होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m इंटू ए होता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होगा, फोर्स के इक्वल होगा। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सॉरी यहाँ पे क्या बोला है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वहीं से हम डिराइव करते हैं F इक्वल टू ma। तो हमको ma फॉर्मूला मिल गया, m गिवन है हमको 20, a गिवन है 2, तो आपका कितना हो गया 40 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट में फाइंड आउट करने वाला था, हमारे ऐसे यूनिट में आ गया आंसर, ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों, होप आपको मजा आया होगा सॉल्व करने में। ऐसे ही आप एमसीक्यूज क्या कीजिए और सॉल्व कीजिए और डिफरेंट डिफरेंट बुक से सॉल्व कीजिए, डाउट्स निकालिए और हम तक भेजिए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे बच्चों। सो प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स निकालते रहो और भेजते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।